Welcome to Robinhood Competitive Classes. Today we're going to learn and discuss one very first topic for the post of Account Assistant Finance, जो कि आपका 10 मार्क्स का आएगा। अभी ऐसे कोई सिलेबस कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो भी सिलेबस अभी आया हुआ है उससे कंप्यूटर पोर्शन 10 मार्क्स का है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है कंप्यूटर कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, और केस की भी पोस्टें निकली हुई हैं, 257 पोस्टें। आप प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए रॉबिनहुड। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द रॉबिनहुड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे JKSSB क्लास 4th में जो कंप्यूटर पोर्शन वाला सिलेबस है उसके बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी जगहों पर वो एप्लीकेबल है, और साथ ही साथ वीडियो में जितना हम पढ़ेंगे लास्ट में उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करेंगे। नंबर 1, कंप्यूटर क्या होता है। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो जो कंप्यूटर का वर्ड है वो कहाँ से आया है? कंप्यूट से, जिसका मतलब क्या होता है? कुछ कैलकुलेट करना। तो हैंस पीपल कॉल्ड इट कंप्यूटर बिकॉज इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एट अ हाई स्पीड। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है बहुत ही तेज़ स्पीड पर। अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटिंग अ कंप्यूटर इज़ टू मेक अ फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन। तो कंप्यूटर इसीलिए बनाया गया था मेनली ताकि एक बहुत ही तेज़ कैलकुलेटिंग मशीन बना सके। Now, a computer is often referred to as data processing because it can store, process and retrieve data whenever desired. तो कहता है कंप्यूटर क्या काम करता है डेटा के साथ? वो डेटा को स्टोर कर सकता है, उस डेटा को प्रोसेस कर सकता है, और साथ ही साथ हम डेटा को जब चाहे अपनी मर्ज़ी से उसको कंप्यूटर से मांग भी सकते हैं। द नेम डेटा प्रोसेसर इज़ मोर इंक्लूसिव बिकॉज मॉडर्न कंप्यूटर नॉट ओनली कैलकुलेट बट ऑल्सो डू डेटा प्रोसेसिंग। तो कहता है कि जो आज के कंप्यूटर को हम डेटा प्रोसेसर भी कह सकते हैं क्योंकि आज के जो कंप्यूटर है वो डेटा पर ज़्यादा काम करते हैं बल्कि सिर्फ कैलकुलेट किसी चीज़ को करें। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: कैप्चरिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, मैनेजिंग आउटपुट। तो कहता है कंप्यूटर जब भी किसी डेटा पर काम करता है या किसी डेटा को प्रोसेस करता है उसे हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। और जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उसे हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, मतलब कि 3 हिस्सों में बांटते हैं, जो कि होता है कैप्चरिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, मैनेजिंग आउटपुट। जो कि हम क्या करते हैं, डेटा को कैप्चर करते हैं, मतलब कि कोई यूज़र कंप्यूटर को कोई डेटा दे रहा है। उसके बाद आता है मैनिपुलेटिंग डेटा, मतलब डेटा पे किसी भी तरह का काम करना, जो कि कौन करता है? हमारा कंप्यूटर। तीसरा मैनेजिंग आउटपुट। तीसरा चीज़ कंप्यूटर क्या करता है? आउटपुट को मैनेज करता है, मतलब कि हमें आउटपुट किस तरह का देगा, क्या वो टेबल की फॉर्म में देगा, उसके बाद उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी इसके लिए सूटेबल होगा किसी डेटा के लिए उस तरह से उसको एडजस्ट करेगा। अब नीचे एक और नोट है: डेटा इज़ यूज्ड फॉर इनपुट बट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड। तो जो भी हम कंप्यूटर को देंगे उसे हम डेटा कहते हैं, मगर जब उस चीज़ पर काम कर कर कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट देगा तो वो डेटा बदल कर किस में आ जाएगा? इन्फॉर्मेशन में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन होगी और जो हम कंप्यूटर को देंगे वो डेटा होगा। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला है ऑटोमेटिक। तो कंप्यूटर को आप कोई भी काम दोगे वो ऑटोमेटिकली उस पर काम करेगा। हमें सिर्फ उसे एक चीज़ देनी है, इनपुट, उसके बाद उस पर खुद काम करेगा। हमें अपना उसमें कुछ भी काम कर ज़रूरत नहीं है करने का। दूसरी चीज़ आती है स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से काम करता है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बिलियन मिली सेकेंड्स या ट्रिलियन मिली सेकेंड्स में ये काम करता है, और ये टाइम इतना कम है कि आप पलक झपकाओगे उससे भी कम ये टाइम है। ठीक है। तीसरी बात एक्यूरेसी। ये हर एक जॉब को सेम एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। अगर आपने इसको मान लो जॉब 1 दी हुई है और साथ ही साथ जॉब 2 दी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि जॉब 1 पे ज़्यादा अच्छा करेगा और जॉब 2 पे कम करेगा, दोनों को बराबर ही काम करेगा। तीसरा है डिलीजेंसी। तो मतलब क्या है कि ये किसी भी थकावट से या लैक ऑफ कंसंट्रेशन से, इन सब चीज़ों से फ्री होता है। मतलब इसको ना किसी चीज़ की थकावट होगी, ना इसे ऐसा होगा कि इसको कंसंट्रेशन बनाने में प्रॉब्लम होगी, और ना ही ऐसा कि इसको अपनी मर्ज़ी से काम करना पड़ेगा जब चाहे। इसको ऐसा चाहे जब चाहे हम तब काम करा सकते हैं। फिर बात आती है वर्सटैलिटी की। वर्सटैलिटी की क्या मतलब हुआ कि ये एक साथ बहुत से अलग-अलग काम कर सकता है। मतलब हम गाने सुन सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं, हम कोई डेटा इनपुट करा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे उतने काम हम करा सकते हैं।
फिर नंबर 6 पर आ जाता है मेमोरी। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इससे भी ज़्यादा तक पेटाबाइट तक इसकी स्टोरेज होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। फिर नंबर से आता है नो आईक्यू। उसका अपना कोई आईक्यू नहीं होता, मतलब अपना कोई दिमाग नहीं होता। हमारी मर्ज़ी, हम इसको जिस तरीके से काम कराना चाहें, जो काम कराना चाहे, वो हमारी मर्ज़ी है। और लास्ट है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। जैसे हम में होता है दुखी, सुखी, हँसना, रोना, ऐसी-ऐसी चीज़ें, वैसे इसमें नहीं होता है। अब है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है डिजिटल कंप्यूटर, जो कि होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन एंड मोबाइल्स। ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। फिर उसके बाद है एनालॉग कंप्यूटर, जैसे कि मैकेनिकल इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, इसकी जैसे और भी डिवाइसेस है, उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जो कि मेनली फिज़िक्स और इंजीनियरिंग की रिलेटेड फील्ड्स होती है, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे कि थर्मामीटर हो गया, फिर इंस्टॉल्ड इन पंप्स हो गए, ऑटोमेटिक गैसोलीन पंप्स हो गए। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जैसे थर्मामीटर हो गया, जो कि आप देखोगे पेट्रोल पंप पर रीडिंग दिखा रहा होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और वैसे ही जो गैसोलीन पंप्स होते हैं, वहाँ पर भी रीडिंग दिखाने का एक मीटर होता है, उन सबको हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। तो मेनली हाइब्रिड कंप्यूटर्स में क्या, रीडिंग दिखाने का काम होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। उसके अलावा भी और कंप्यूटर की टाइप्स होती है, जैसे कि मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो गया। ये परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो मेनली हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। फिर मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स वो हैं जिन पे मल्टीपल यूज़र्स काम कर सकें। और उसके अलावा सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिनको कि क्या लैब्स में ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो उनको हम सुपर कंप्यूटर्स वहाँ पर लगते हैं। अब है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट, तीसरा है स्टोरेज यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीपीयू। ये सारे मिलकर कंप्यूटर को बनाते हैं। मतलब हर एक छोटा छोटा हिस्सा है एक कंप्यूटर का, जिन सबको मिलाकर एक पूरा कंप्यूटर बनता है। अब इनको बारी बारी करके पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इनपुट यूनिट। तो अब इनपुट यूनिट क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये क्या करता है, जो भी इसको आउटसाइड से या मतलब बाहर से डेटा मिलता है या जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो एक्सेप्ट करता है। मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से मतलब जो यूज़र देता है, यूज़र मतलब हम जो भी इसको कंप्यूटर को काम देंगे वो इनपुट यूनिट के थ्रू देंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या करता है कि कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो इसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने का मतलब है कि जैसे हम भाषा समझते हैं हिंदी, इंग्लिश वगैरह, वैसे ही उनमें बातें करते हैं, मगर जो कंप्यूटर है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कंप्यूटर की समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 1 की फॉर्म में होती है। तो मतलब कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज को 0 1 की लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में। फिर तीसरा क्या है, सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो अब हमने सब क्या कर लिया, इसको बाइनरी में तो बना लिया, मगर अब उस पर हमने क्या कराना है, काम। तो उसको काम कराने के लिए क्या करता है इनपुट यूनिट, वो जो भी डेटा होता है वो सारा स्टोरेज यूनिट पे भेज देता है ताकि उस पर आगे का काम किया जाए। आउटपुट यूनिट, तो ये क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स द प्रोड्यूस्ड रिजल्ट विच आर इन द कोडेड फॉर्म। तो मतलब जो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया होता है, इस पर कंप्यूटर काम कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, जो काम करने के बाद डेटा हमें देता है, वो कौन देता है, आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट पहले उसे कोडेड फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। कोडेड फॉर्म में मतलब बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में उसे एक्सेप्ट करता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर चल रही होती है उस वाली लैंग्वेज में। उसके बाद क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट्स टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म यूजिंग इंटरफेस, सॉरी यूजिंग आउटपुट इंटरफेस। तो ये क्या करता है, उसके बाद अब इसने बाइनरी लैंग्वेज में जो उसका डेटा था, मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी मेनली, उसको उसने ले लिया। उसके बाद उस पर काम करता है और उसे हमारी समझने वाली लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। तीसरा क्या है, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटपुट वर्ल्ड। तो उसके बाद अब उसने डेटा कन्वर्ट भी कर लिया, उससे पहले उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो अब वो जो डेटा है वो हमें भेज देगा, मतलब शो करेगा, मेनली कहाँ पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर शो करता है। अब स्टोरेज यूनिट, इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। तो जैसे इनपुट यूनिट ने इसको डेटा दे दिया, अब ये क्या करता है, उस डेटा को पकड़ कर रखता है, संभाल कर रखता है। इट होल्ड्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग बिफोर द सिस्टम रिलीजेज दैम टू एन आउटपुट यूनिट।
तो क्या करता है, जब उसने उस डेटा को होल्ड किया उसके बाद उस डेटा पे काम हो गया जो भी हम कराना चाहते हैं, उसके बाद वो डेटा वापस स्टोरेज यूनिट में आएगा और उस डेटा को भी क्या स्टोरेज यूनिट पकड़ के रखेगा। स्टोरेज यूनिट कंप्राइजेज ऑफ टू टाइप्स, जो कि कौन सी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो कहता है स्टोरेज यूनिट को क्या दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, दो चीज़ों को मिलाकर मतलब कंप्यूटर की स्टोरेज बनती है, स्टोरेज यूनिट बनता है, जो कि है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। अब पढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। तो अब प्राइमरी स्टोरेज, इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी स्टोर पीसेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स। द सीपीयू कैन access these piece of instruction and data at a high speed। तो प्राइमरी यूनिट क्या करता है, जो भी हम इसे इंस्ट्रक्शन देंगे या जो भी हम उसे डेटा देंगे तो उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखता है और उसको क्या सीपीयू पे भेजता है ताकि उस पर काम किया जा सके। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से सीपीयू को ये वाला डेटा भेजा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ वोलाटाइल एंड इट लूजेज द इंफॉर्मेशन इन इट एज द कंप्यूटर सिस्टम स्विचेस ऑफ और रीसेट्स। बोलता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल होने का मतलब है कि जैसे ही बिजली चली जाएगी तो मतलब समझ लो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो भी प्राइमरी मेमोरी में चीज़ें स्टोर हो जाएगी वो क्या उसमें से उड़ जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो कहता है इसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत कम होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज को बनाने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है, इसीलिए। अब है सेकेंडरी स्टोरेज, इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सेलरी स्टोरेज। टेक केयर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, इट इज़ नॉन वोलाटाइल, दैट इज़ इट कैन रिटेन्स इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम स्विचेस ऑफ और रीसेट्स। तो कहता है सेकेंडरी स्टोरेज को हम एक्सेलरी स्टोरेज भी कहते हैं। तो कहता है कि ये जो प्राइमरी स्टोरेज होती है जो हमने अभी पढ़ी थी उसकी लिमिटेशंस का ध्यान रखता है। लिमिटेशंस का ध्यान रखने से क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि उसमें छोटा सा हम डेटा दे सकते हैं, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जितना भी हमने दिया है उस सारे पे वो एकदम से स्टोर नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो बाकी बचा कुचा होता है, जितना भी डाटा बचा कुचा होता है वो कहाँ पर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। और उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज से वो प्राइमरी स्टोरेज में जाता है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके, ताकि उसको आगे उस पर काम करवाएं। और ये नॉन वालाटाइल होती है। नॉन वालाटाइल मतलब अगर जैसे कि अगर आपका समझ लो बिजली चली गई है या अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो तो आपका बैटरी डेड हो गई है, तो उसके बाद अगर आप फिर भी स्टार्ट करोगे अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को तो उसके बाद भी जो अपनी चीज़ सेव की हुई है सेकेंडरी स्टोरेज में वो उसी में रहेगी, वो उड़ेगी नहीं। ओके। अब ALU क्या होता है, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स ऑल द ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ अ जॉब। द कंप्यूटर ट्रांसफर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी टू ALU। तो कहता है ये क्या करता है, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है वो भी आपको नीचे बताऊंगा। वो सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा ALU करता है। और जो कंप्यूटर क्या करता है, जितना भी हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मतलब कि कंप्यूटर को, वो क्या करता है वो सारा ALU को दे देता है ताकि ALU उस पर काम करे। मतलब कि जो भी प्रोसेसिंग होती है उस डेटा पे वो सारी कहाँ पर होती है, ALU पे होती है वो सारी प्रोसेसिंग। तो ALU में क्या होता है, जो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है उसमें कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे, उसमें आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। और उसका जो लॉजिकल ऑपरेशन करता है वो क्या क्या काम करता है लॉजिकल ऑपरेशन में, जैसे कि कंपेयर करेगा कौन सी चीज़ छोटी या बड़ी है या बराबर है, ये वैसी सी चीज़ें काम करता है। तो मेनली कंपेयर वाला काम करता है। और एक चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जितना भी हम पहले डेटा देंगे वो कहाँ जाएगा, इनपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट से जाएगा मतलब कि इनपुट यूनिट से जाएगा कहाँ पर, स्टोरेज यूनिट में, जो कि सारा का सारा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा उसमें से थोड़ा थोड़ा करके वो किसी को देगा, प्राइमरी मेमोरी को देगा। और फिर उसको काम करने के लिए जो प्राइमरी मेमोरी है वो किसको देगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ पर एक्चुअल में काम होता है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज होती है उसको सिर्फ थोड़ी देर उसको स्टोर करती है, जिसमें प्राइमरी मेमोरी थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या परमानेंटली स्टोर करती है। नाउ कंट्रोल यूनिट, तो इट डज़ नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल कैलकुलेशन बट इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स। तो कहता है कि जो कंट्रोल यूनिट है हमारा, बोलता है ये कुछ काम नहीं करता है, मतलब जैसे कि प्लस माइनस हो गया या कंपेयर करना, ऐसा ये कुछ काम नहीं करता है। इसका सिर्फ एक ही काम है और वो क्या काम है कि जितना भी हमारा कंप्यूटर है
उन सबको एक साथ जोड़ कर रखे। कंप्यूटर को जोड़ कर रखे का मतलब क्या है कि जैसे हमने बोला था कि इनपुट यूनिट से डेटा कहाँ पर जाएगा, स्टोरेज में जाएगा, स्टोरेज से कहाँ पर जाएगा, ALU में आएगा। तो ये सारा काम एक साथ बारी बारी से हो रहा है। इन सब पे ध्यान कौन रखता है? हमारा कंट्रोल यूनिट, कि कौन सी चीज़ कब देनी है, कैसे देनी है, कितनी देनी है, ये सारा काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। और इसलिए हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं कंप्यूटर का। और लास्ट है हमारा CPU, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सिंपल है कि जो भी हमारा ALU है जितना भी, और साथ ही साथ जितना भी हमारा कंट्रोल यूनिट है, इन दोनों को मिलाकर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, मतलब हमारा CPU बनता है। तो मतलब जो हमारा CPU होता है वो, उसमें ये दोनों चीज़ें होती है इकट्ठी, हमारा कंट्रोल यूनिट भी और हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी, ये हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, और ये दोनों मिलकर हमारा CPU बनाते हैं। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, वो चीज़ें कि जो आपको तो पक्का याद होनी चाहिए। पहला क्या है? ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शंस: इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जितने भी कंप्यूटर हैं पूरी दुनिया में, जितने भी कंप्यूटर हैं, उनके 5 मेन काम होते हैं। जो 5 काम वो करते हैं, वो क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं, जो भी हम मतलब कंप्यूटर को देंगे, उस इनपुट को जो हम उसे देंगे उसको स्टोर करेगा, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा, और उसको प्रोसेस करने के बाद के हमें आउटपुट देगा, और उसके साथ कंट्रोल करेगा। जैसे हमने आपको बोला था कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये सारा काम हमारा क्या है? ये 5 काम मतलब हमारा कौन करता है? कंप्यूटर। सेकंड क्या कहता है? इनपुट इंटरफेस ट्रांसफॉर्म्स इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू बाइनरी कोड। तो कहता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हम उसको डेटा देते हैं, हम हमारी समझने वाली लैंग्वेज में, उसको क्या कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जो चीज़ कंप्यूटर का मतलब जो पार्ट उसे कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं इनपुट इंटरफेस। वो जो लास्ट है, उसका सिंपल कहने का मतलब है कि जब वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर काम हो जाएगा, उसके बाद जब वो बाहर आएगा, तो फिर हमें वो किस भाषा में चाहिए जो हम समझ सकते हैं, मतलब इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, जो भी कह लो। तो उसके बाद उस चीज़ को मतलब बाइनरी डेटा को वो कन्वर्ट करता है हमारी समझने वाली लैंग्वेज में, और वो कौन चीज़ करता है? आउटपुट इंटरफेस। तो अब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो आपको सबको ही पता होगा क्योंकि कंप्यूटर हर जगह पर है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे हमारे घरों में होगा, हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाता है, हमारे पढ़ाई लिखाई के काम में, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह वैसे ऐसी जगहों पे हो जाएगा, बैंक में हो जाएगा, कोई आर्ट वर्क करना है आपने, वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो जैसे क्या, गेम खेलना है, कोई बिल पे करना है, एक्सरे कराते हो किसी पेशेंट का, या किसी चीज़ में रोबोटिक्स हो गया, मतलब सर्जरी का रोबोटिक्स में वहाँ पर काम आ जाएगा। या आपको गाड़ी बनानी है तो गाड़ी भी मेनली अब रोबोटिक्स से ही बनती है, मतलब मशीनरी काम करती है, ना कि इंसान। वैसे पढ़ने के काम में काम आ जाएगा। बैंक में अगर आपको ATM जाना है, पैसा जमा करना है, किसी का डिटेल जमा करना है, वहाँ पर भी आपको काम आ जाएगा। और फ़ोटो के लिए आपको चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ बनानी है, उस चीज़ के लिए आपको भी वही चाहिए। ये आपको पता ही होगा, इसलिए इसका सिर्फ इतना सा ही बता रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे क्या? डेटा स्टोरेज यूनिट चार्ट के बारे में। मतलब है कि जैसे अगर हमने किसी की लेंथ मेजर करनी, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, तो हम उसके लिए कुछ यूनिट रखते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया। उसी तरीके से अगर हमने स्टोरेज को मेजर करना है तो उसके कुछ यूनिट है। जैसे कि बिट हो गया, बाइट हो गया, फिर किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, फिर पेटाबाइट होता है, एक्साबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, और लास्ट में होता है योटाबाइट। ठीक है, इन सब की राइट साइड में इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। मतलब हम बिट की जगह पे छोटा बी भी लिख सकते हैं, बाइट की जगह पे बड़ा बी लिख सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर की जगह पे CM लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये सब चीज़ें की हुई है कि किलो बाइट की जगह पे KB, मेगा बाइट की जगह पे MB, और सारा जो आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये मतलब बिट कितने बाइट के बराबर है, या किलो बाइट कितना मेगा बाइट के बराबर है। ठीक है, या फिर हमें जो प्रिंट वगैरह मिलते हैं उसे भी कह सकते हैं। अब जैसा कि अब आप देख सकते हो, हमारे पास 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। उसी तरीके से 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। और इसी तरीके से 1 एक्साबाइट हमारे पास 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। 1 जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। और इसी तरीके से योटाबाइट हमारा 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। और अगर आपको समझ नहीं आई तो एक और तरीके से दिखाता हूँ। ये वही चार्ट है जो पीछे हमने देखा था, मगर ये उसकी शॉर्ट फॉर्म में है। अब हम आते हैं MCQs पे।
तो पीछे भी हमने जितना भी पढ़ा उन सब पे बेस्ड ये MCQs है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर बता देना, और साथ ही साथ मैं भी आंसर बताऊंगा इनका, मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो पहला है कि आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा डैश आउटपुट ऑब्टेन्ड। तो जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, मतलब प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन। तो पहले का है ए पार्ट। सेकंड, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कन्वर्ट्स ह्यूमन लैंग्वेज इनटू बाइनरी कोड। तो कहता है कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो हमारी समझने वाली भाषा को कंप्यूटर की समझने वाली भाषा में बदलता है, जो ही है बाइनरी कोड। तो वो है हमारा इनपुट इंटरफेस। तीसरा है डैश इज़ वॉलाटाइल इन नेचर। बोलते हैं वो कौन सी चीज़ है जो वॉलाटाइल है, तो वो है हमारी प्राइमरी मेमोरी। फिर नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कन्वर्ट्स बाइनरी कोड इनटू ह्यूमन लैंग्वेज। तो कहता है अब जो बाइनरी कोड है, मतलब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को कौन सा पार्ट हमारी समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और वो चीज़ है आउटपुट इंटरफेस। जो फिफ्थ और सिक्स हमारा MCQ है, ये मैंने पीछे बताया नहीं था इसलिए भी बता रहा हूँ। जो निब्बल है ये भी हमारा एक स्टोरेज को मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। तो जो फिफ्थ पार्ट है हमारा, वो कहता है कि 1 निब्बल इज इक्वल्स टू डैश बिट्स। तो इसका आंसर है 4। और जो सिक्स पार्ट है उसमें कहता है 1 बाइट इज इक्वल्स टू डैश निबल्स। इसका है 2 आंसर। और जो सातवां है उसका क्या क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 डैश। इसका आंसर हमारे पास आता है मेगाबाइट, जिसको हम MB से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और आठवां है 1024 जेटाबाइट इज इक्वल्स टू डैश। इसका है हमारे पास योटाबाइट, जिसको हम YB से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब नाइन्थ है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, इसका सिंपल है अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है, जो कि है C पार्ट। और जो लास्ट है उसमें है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो कहता है कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो कि क्या जितना भी कंप्यूटर काम करता है उस पर कोऑर्डिनेट भी करता है और साथ ही साथ उसको मैनेज भी करता है। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट, जो कि है A पार्ट। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Now we define computer as a device that operates on data because more than 80% of the work done by computer is data processing। तो आज के टाइम में क्या है, कंप्यूटर 80% से भी ज़्यादा जो भी काम करता है वो डेटा पे करता है। तो इसलिए आज के टाइम में हम कंप्यूटर को ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक डिवाइस है जो कि क्या डेटा पर काम करता है। Data can be anything like biodata of applicants, group of words, numbers and observations। तो डेटा होता क्या है एक्चुअल में, डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी एप्लीकेंट का बायोडेटा। एप्लीकेंट का बायोडेटा मतलब किसी का नेम, एज, क्या काम करता है, वैसी जैसी चीज़ें उसका बायोडेटा हो गई। वैसे ही वर्ड एंड नंबर ग्रुप्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, ये मानकर अगर चले तो जिसमें हम नंबर भी लगा दिया 18 और बाकी वर्ड्स भी हमने इस्तेमाल कर दिए। और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस मतलब किसी चीज़ को करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आता है, उसे ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं।